क्या आपने कभी किसी मकान को बनते हुए देखा है? कोई भी मकान किन चीजों से मिलकर बना होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी मकान ईंट, बालू, सीमेंट, कंक्रीट से मिलकर बना होता है। तो मकान बनाने की जो बेसिक इकाई होती है वह क्या होती है? ईंट। और ईंट को जब सीमेंट से जोड़ा जाता है तो किसी मकान का एक दीवार, फिर ऐसे अलग अलग दीवारें खड़ी होती है और फिर पूरा मकान बनकर तैयार होता है। ठीक उसी तरह हम सजीवों का शरीर भी बेसिकली कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमने कोशिका चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। और कोशिका जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़कर उत्तक का निर्माण करते हैं, यानी टिश्यू। और उत्तक जब आपस में जुड़ते हैं तो वो अंग बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। और अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, यानी सजीव शरीर का निर्माण होता है। आज जो पाठ हम शुरू करने वाले हैं उस पाठ का नाम है उत्तक, जो वर्ग नवम का एक चैप्टर है। उत्तक यानी टिश्यू। तो सबसे पहले हम ये जाने कि उत्तक होता क्या है। उत्तक यानी टिश्यू। टिश्यू कोशिकाओं का वह समूह होता है जो एक ही तरह का कार्य करे और जिसकी संरचना एक ही प्रकार की। टिश्यूज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। आपस में कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तो उत्तक का निर्माण करती हैं। चूंकि हमने देखा है कि जो कोशिका होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बिल्कुल सही, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यानी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो पादप कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी तो पादप उत्तक का निर्माण करेंगी, और जंतु कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी तो उत्तक का निर्माण करेंगी। तो यहाँ हम पूरे चैप्टर में, उत्तक चैप्टर में, दो प्रकार के उत्तक की बात करेंगे। मुख्य रूप से पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पूरे पाठ को दो भागों में बांटा गया है। पुनः पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं यह जानेंगे और जंतु उत्तक के प्रकार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह पादप उत्तक से संबंधित है। तो आज हम शुरू करते हैं पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू के बारे में जानना। हमारे पास एक पौधा है। हम जानते हैं कि यह पौधा जब बड़ा होता है, ये छोटा सा पौधा है, धीरे धीरे ये क्या होगा, इसमें वृद्धि होगी और ये बड़ा होते जाएगा। तो आखिर ये बढ़ेगा तो कहां कहां से बढ़ेगा, क्या बता सकते हैं? जी हाँ, इसकी वृद्धि संभव है तने के ऊपरी भाग से, जड़ों से, तथा इसका गर्थ यानी इसकी मोटाई भी बढ़ती है। कोई भी पौधा एक निश्चित हाइट तक और एक निश्चित मोटाई तक बढ़ने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक जिसका विभाजन संभव हो, यानी जो पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक हो, जिसके कारण ग्रोथ हो पाता है प्लांट में, वैसे उत्तक को हम विभाज्य उत्तक, विभाज्य उत्तक नाम से हम समझेंगे यहाँ। विभाज्य उत्तक, वैसा उत्तक जिसका विभाजन संभव हो, उसे विभाज्य उत्तक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो पादप उत्तक है वह होता है अस्थायी उत्तक,
यानी जिसका विभाजन संभव नहीं होता है, वह वृद्धि में सहायक नहीं होता है, जिसे इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो विभाज्योतक के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये विभाज्योतक क्या है, कैसा होता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है एक पौधे के अंदर। अब इस पौधे को ही हम लें तो कहाँ से विभाजन संभव है, कहाँ से? इस पौधे के तने से संभव है, यानी ऊपरी भाग से संभव है, तथा इसके जड़ों से संभव है, और इसकी मोटाई बढ़ेगी। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, लंबा होगा, जड़ लंबे होंगे और तना और जड़ें जो हैं इसकी वो मोटी होगी, उसकी लंबाई यानी गर्थ बढ़ते रहेगा। तो यहाँ उपस्थिति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ टिश्यू, उत्तक जो है, पादप उत्तक में जो विभाज्योतक है, जिसका विभाजन संभव है, वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? पहला, जो इसके शीर्ष में यानी वर्टेक्स पे पाया जाएगा, एपेक्स पे पाया जाएगा। एपेक्स वर्ड यानी शीर्ष, वहां से पहला उत्तक का नाम आया है विभाज्योतक का, वह है एपिकल मेरिस्टेम, यानी शीर्षस्थ विभाज्योतक। शीर्ष पर पाया जाने वाला विभाज्योतक, उसे शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो किसके शीर्ष पे? जड़ के शीर्ष पे, तने के शीर्ष पे और पत्तियों के शीर्ष में यह विभाज्योतक पाया जाता है, जो कि वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। दूसरा विभाज्योतक, दूसरा जो स्थान मैंने कहा, वह क्या है? यहाँ पौधे जो वृद्धि होते हैं पौधों में, वह इसकी टहनियों के द्वारा भी इनमें वृद्धि पाई जाती है। यह पेड़ों की जो डालियां हैं वो बढ़ते रहती हैं। तो डालियों के बीच जो उत्तक पाया जाता है, जो उसकी वृद्धि के लिए संभव होता है, जो पौधों के नोड्स और इंटरनोड्स में पाए जाते हैं, उस उत्तक को कहते हैं अंतःवृष्ट विभाज्योतक, यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि इसके टहनियों के बीच पाया जाएगा और टहनियों की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो दूसरा कहां पाया जाएगा? टहनियों के नोडों यानी गांठों के बीच। तीसरे प्रकार का जो विभाज्योतक है, वह है इस पौधे की मोटाई को बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, जिसे हम कहते हैं पार्श्व। पार्श्व मतलब अगल बगल। तो इस पौधे की मोटाई को जो बढ़ाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? पार्श्व विभाज्योतक। तो यह तीसरे प्रकार का जो उत्तक है, वह उत्तक क्या होगा? पार्श्व विभाज्योतक, जो इसकी तने और जड़ों की गर्थ में यानी मोटाई में पाया जाएगा, और जो उसकी चौड़ाई को, गर्थ को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 प्रकार के विभाज्योतक पाए जा रहे हैं। पहला शीर्षस्थ विभाज्योतक, दूसरा अंतःवृष्ट विभाज्योतक और तीसरा पार्श्व विभाज्योतक। इस प्रकार पौधे लंबाई, चौड़ाई और टहनियों की लंबाई के द्वारा वृद्धि कर पाते हैं। दूसरे प्रकार का जो पादप उत्तक होता है, वह होता है अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतक ही जब उसमें वृद्धि समाप्त हो जाती है, तो वह अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल अस्थायी उत्तक, जिसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक, जिसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सरल अस्थायी उत्तक यानी ऐसे अस्थायी उत्तक जिसकी संरचना सरल है, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं।
ऐसे ऊतक को हम सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है। पहला सरल अस्थायी ऊतक होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा, जितने भी पौधों की संरचना को हम देखें तो पौधों में भोजन का संग्रहण जहां होता है, जैसे मूली है, गाजर है, आलू है, अदरक है, जहां भी भोजन संग्रहित होता है, फूड स्टोर होता है, वो पैरेन्काइमा के अंदर होता है। पैरेन्काइमा एक जीवित अस्थायी ऊतक होता है। यहां मैं बताना चाहूंगी कि जीवित और मृत ऊतक में यह अंतर होता है कि जीवित ऊतक में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जबकि मृत में साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। तो यहाँ जो पैरेन्काइमा है वो क्या है? जीवित अस्थायी ऊतक है, जिसकी कोशिका भित्ति जो होती है वह पतली होती है, वहां कोई पदार्थ जमा नहीं होता है, बहुत ही साधारण सी संरचना होती है। तो पैरेन्काइमा जो होता है उसकी कोशिकाओं के बीच स्थान होता है, और यह मुख्य रूप से जो भी पैकिंग वाला जगह है, यानी जो भी खाली जगह है किसी भी पौधे में, उस जगह को पैरेन्काइमा ही भरता है। इसलिए इसका नाम पैरेन्काइमा है, क्योंकि पैकिंग का काम करता है ये। कुछ पैरेन्काइमा में कभी कभी क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है। वैसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा क्लोरोफिल के साथ जो रहेगा उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और कुछ पैरेन्काइमा जो जलीय पौधों में यानी एक्वेटिक प्लांट में पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट में हम देखेंगे कि पौधे जो हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो वह इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाओं के बीच एयर यानी हवा पाया जाता है। और वैसे पैरेन्काइमा जिसकी कोशिकाओं के बीच हवा पाया जाता है उसे एरेन्काइमा कहते हैं। तो यह मॉडिफिकेशन था पैरेन्काइमा का, किसमें? क्लोरेन्काइमा में, जब क्लोरोफिल पाया जाएगा, और एरेन्काइमा में जब उसमें एयर कैविटी पाए जाएंगे। अब दूसरे प्रकार का जो सरल अस्थायी ऊतक होता है वह होता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा भी एक जीवित ऊतक होता है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ ही साथ पैरेन्काइमा में जितना कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है उतना रिक्त स्थान कोलेन्काइमा में नहीं होता है। कोलेन्काइमा का मुख्य कार्य पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। जैसे हमने देखा, हमने इस पौधे को ही देखा, इस पौधे में जो यह लचीलापन है इसके तने में, यह लचीलापन आया है कोलेन्काइमा की वजह से। यह जो लचीलापन है यह खड़ा भी रह पा रहा है, छोटा सा पौधा है लेकिन जमीन में यह खड़ा रहता है, तो यांत्रिक सहायता भी प्रदान कर रहा है कोलेन्काइमा। साथ ही साथ इस पौधे की टहनियों में हम देखें कि इसमें लचीलापन भी ला रहा है, तो यह कार्य है कोलेन्काइमा का। साथ ही साथ पत्तियां भी जो पौधों से लगी रहती हैं, तो पत्तियों के वृंत में पीछे जो ये वेन्स होता है, वेन्स में भी कोलेन्काइमा पाया जाता है, जो कि पत्तियों को एक निश्चित संरचना प्रदान करता है। तो यह दूसरे प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक है कोलेन्काइमा। अब तीसरे प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक होती है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा एक मृत ऊतक होता है, डेड होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह लिग्नीन वहां डिपॉजिट होता है, लिग्नीन नामक एक पदार्थ का वहां डिपोजिशन होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्क्लेरेन्काइमा में की कोशिका
भित्ति में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? लिग्निन का वहां डिपोजिशन होता है, जिसके कारण उसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, हार्ड बनाता है। कोई भी अगर पौधे को हम देखें, उसकी तने, उसके जो भी संरचना है, जो हार्डनेस होता है पौधों में, वह स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही होता है। फलों में भी, जैसे अमरूद अगर हम खाएं तो उसकी बीजों में, या नारियल के ऊपर जो हार्डनेस होता है, या पियर में जो हमें हार्डनेस महसूस होता है, उन सभी भागों में भी स्क्लेरेनकाइमा पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक दो प्रकार के होते हैं, रेसे और स्टोन्स, फाइबर एंड स्टोन। फाइबर रेसे की जैसी संरचना होती है, और स्टोर जो होते हैं वह छोटे छोटे गोल और दृढ़ संरचना वाले होते हैं। तो यह था तीसरा सरल स्थायी उत्तक, स्क्लेरेनकाइमा। इस प्रकार हमने देखा कि सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो फिर आज जो हमने पढ़ा वो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि कोशिकाओं का समूह जो एक ही प्रकार का कार्य करे और जो एक निश्चित आकार के हों, उन्हें हम उत्तक कहते हैं। फिर हमने देखा कि उत्तक 2 प्रकार के थे, जो पादपों में पाए जाएंगे पादप उत्तक, जो जंतुओं में पाए जाएंगे जंतु उत्तक। पादप उत्तक पुनः कोशिका विभाजन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं, विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक। जिनमें विभाजन संभव है उसे विभाज्योत्तक, और जिसमें विभाजन संभव नहीं है उसे अस्थायी उत्तक। अब विभाज्योत्तक अपने स्थान के आधार पर कि वे कहाँ पाए जाते हैं, इसके आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। जो विभाज्योत्तक शीर्ष में पाया जाएगा उसे शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, चाहे वो रूट हो या शूट हो। जो विभाज्योत्तक टहनियों के बीच पाया जाएगा उसे अंतवृष्ट विभाज्योत्तक, और जो विभाज्योत्तक उसकी मोटाई को, गर्त को बढ़ाएगा उसे पार्श्व विभाज्योत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक जो एक ही प्रकार के समान संरचनाओं वाली कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, समान फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक पुनः 3 भागों में विभाजित होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आज हमने देखा पैरेनकाइमा का कार्य संग्रहण करने का कार्य, कोलेनकाइमा लचीला बनाता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ता प्रदान करता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किन किन कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।